देखिए, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा अल्बर्ट बंडूरा साहब के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। लेकिन यदि आप इस बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। मेरा मानना है कि प्रत्येक छात्र को पूरी क्लास देखना चाहिए। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। दोस्तों, यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बता दिया करें। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बंडूरा साहब के बारे में, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में हम ये बात करते हैं कहाँ के निवासी थे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के थे तो आप बता दीजिएगा कनाडा के थे। दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के थे, क्योंकि ऐसे ही साधारण प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की बात करते हैं तो किसने प्रतिपादित किया था, तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। अच्छा, कई बार एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किस लिए अल्बर्ट बंडूरा साहब प्रसिद्ध थे, किसके कारण या किसके वजह से वे प्रसिद्ध थे। तो इसलिए वे प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ था। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, इस पुस्तक का भी नेम याद रखिएगा। पुस्तक ए थी, इनकी पुस्तक का नेम था सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बार किताब का नेम या पुस्तक का नेम मैं फिर से बताना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक किसकी पुस्तक है, तो अल्बर्ट बंडूरा साहब की पुस्तक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था 1977 में दिया था, यानी कि 1977 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और किस पर इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों, तो इन्होंने प्रयोग किया था बेबी डॉल पर किया था, या बेबी डॉल ही याद रखिएगा, बेबी डॉल ज़्यादा अच्छा होगा। और इन फिल्म की बात करते हैं तो किस फिल्म को इन्होंने दिखाया था दोस्तों, तो जीवित जोकर की बात करते हैं। तो उस फिल्म में अगर देखा जाए तो बेबी डॉल को दिखाया गया था और फिल्म का नेम था जीवित जोकर। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिर जो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने फिल्म की बात करते हैं या कौन सी फिल्म उन्होंने दिखाया था, तो जीवित जोकर थी फिल्म। और किस पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, या एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से बेबी डॉल को दिखाने का प्रयास किया था। ठीक है, और आइए समझते हैं इसके बारे में, तो आपको और अच्छे तरीके से पूरी कहानी याद भी हो जाए। दरअसल बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने कहा कि देखिए, दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज हम सभी लोग हैं, ठीक है, आज हम सभी लोग हैं जो दूसरे के व्यवहार को ही देखकर सीखते हैं। देखिए, एक समय होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो फिर क्या होता है, उस बच्चे का जो जन्म होता है वो कोरे कागज के समान होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है देश दुनिया, ठीक है, देश दुनिया के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है, जैसे जैसे उसका सामाजिक संपर्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो चीज़ों को देखता जाता है, अनुभव करते जाता है, वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता जाता है। तो दोस्तों, अगर इनकी बात में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दम दिख रहा है कि वाकई में इनकी बात बिल्कुल सत्य है कि दूसरे के व्यवहारों को देखकर ही सीखा जाता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि समाज के मानवीय व्यवहार को हमें अपनाना चाहिए और अमान्य व्यवहार को हमें नकार देना चाहिए। बिल्कुल, जो समाज के मानवीय व्यवहार हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करना चाहिए और किसी को धोखाधड़ी, झूठ और फरेब नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अच्छे तरीके से मानवीय व्यवहार करना चाहिए, या समाज के जो मानवीय व्यवहार, समाज के द्वारा जो मानवीय व्यवहार होते हैं उसे अपनाना चाहिए और अमान्य व्यवहार को क्या कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे समाज में क्या है कि अमान्य व्यवहार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कृतियां हैं जो बिना वजह की चीजें हैं, उनको हमें क्या कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए, उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रकार की बातें किसने कहा है या किसने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि समाज के मानवीय व्यवहार को व्यक्ति को अपनाना चाहिए और अमान्य व्यवहार को नकार देना चाहिए, तो दोस्तों इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा साहब की बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने ऐसी बातें कहा हुआ है अपने अधिगम सामाजिक सिद्धांत में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि बात करते हैं अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं और अनुकरण की बात करते हैं, मॉडलिंग की बात करते हैं। आइए समझते हैं इनके सिद्धांत में ये भी बातें हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत बताते हैं, कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात करते हैं, और जो मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करके भी व्यक्ति सीखता है। अनुकरण की बात करते हैं, व्यक्ति क्या करता है, अनुकरण करता है, और मॉडलिंग करता है, मॉडलिंग के माध्यम से भी व्यक्ति सीखता है, कहीं ना कहीं मतलब उसके जैसे व्यवहार करने का प्रयास करता है। इसको और अच्छे से आइए हम समझते हैं। दरअसल क्या होता है, इनकी कहानी बड़ी अच्छी होती है और इन्होंने जो प्रयोग किया था इस बात को देखिएगा। इनका प्रयोग
इनका प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया। और इन्होंने क्या किया, बच्चों को 3 फिल्में दिखाई थी। ध्यान रखिएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। अल्बर्ट महोदय साहब की जो कहानी है, मतलब जो सिद्धांत है, यहीं से कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत प्रारंभ होता है। दरअसल इन्होंने क्या किया, बच्चों को 3 फिल्में दिखाई थी। कितनी फिल्में दिखाई थी इन्होंने? 3 फिल्में दिखाई थी। अब समझिएगा, पहली फिल्म में इन्होंने क्या स्क्रिप्ट दिखाया था, और दूसरी फिल्म में इन्होंने क्या स्क्रिप्ट दिखाया था, और तीसरी फिल्म में इन्होंने क्या स्क्रिप्ट दिखाया था। आइए एक बार अच्छे से समझते हैं। इसी को यदि आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनके सिद्धांत के बारे में समझ बन जाएगी। और यदि इस चीज़ को समझ लेते हैं, मतलब जो इनके तीन स्क्रिप्ट जो इन्होंने बच्चों को दिखाया था, इसी के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, या आप समझ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, पहली फिल्म में दिखाया जाता है कि एक बच्चा डॉल के प्रति, डॉल मतलब हो जाता है दोस्तों गुड़िया हो जाता है, गुड़िया आप जानते हैं कि नहीं, डॉल के प्रति प्रेम पूर्वक भावना रखता है। मतलब पहली फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा है जो डॉल को क्या, मतलब गुड़िया के प्रति प्रेम की भावना दिखा रहा है, यानी कि प्रेम पूर्वक उसको अपने पास रख रहा है, अच्छे से कह सकते हैं, उससे फुसला रहा है, कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, कह सकते हैं। ठीक, तो एक तो पहली स्क्रिप्ट में ये बातें हैं, याद रख लीजिएगा। पहली फिल्म में क्या दिखाया गया था कि बच्चा एक डॉल के प्रति प्रेम पूर्वक क्या कर रहा है, भावना रख रहा है, मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक डॉल यानी गुड़िया के बारे में, यानी कि कहा जा रहा है। दूसरी फिल्म में बताया जाता है कि दूसरी फिल्म में इन्होंने क्या किया, एक बच्चे अपनी डॉल के साथ सामाजिक क्रिया करता है। अब दूसरे फिल्म में क्या होता है कि एक बच्चा क्या करता है, डॉल के साथ यानी गुड़िया के साथ सामाजिक क्रिया करता है। जैसे सामाजिक क्रिया का मतलब ये हो जाता है कि घर घर खेलना, डॉक्टर बनना, आप याद करिए, और कभी कभार, यहाँ तभी नहीं, कभी कभी डॉल को इंस्पेक्टर बना देना। तो ये क्या है, सामाजिक क्रिया। आप याद करिए कि जब बचपन में अवस्था में क्या होता था कि हम सभी लोग भी ऐसा करते थे, कहीं ना कहीं घर घर खेलते थे, डॉक्टर बनते थे, और कभी कभी इंस्पेक्टर, कभी चोर पुलिस राजा, ये सब कहानी हम कहीं ना कहीं बनते थे। वो सारी बातें यहाँ देखने को हमें मिल रही हैं। तो दूसरे स्क्रिप्ट में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, डॉल के साथ सामाजिक क्रिया करता है। पहले में क्या था कि डॉल के प्रति प्रेम पूर्वक भावना रखता है बच्चा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरी कहानी यानी कि तीसरे स्क्रिप्ट में अगर देखा जाए तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जब हमने दिखाया तीसरे स्क्रिप्ट में क्या हुआ कि बच्चा डॉल के साथ हिंसा कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। हिंसा का मतलब कह सकते हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको मतलब चेक करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे बनी हुई चीज़ें हैं, क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। 2 चीज़ें में आपने देखा कि 2 स्क्रिप्ट में बच्चे का जो व्यवहार रहा वो कितना अच्छा रहा, और तीसरे स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बच्चा जो है वो डॉल के साथ क्या कर रहा है, हिंसा मतलब एक तरीके से भावना रख रहा है, उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार रखता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। शायद आप तीनों बात को समझ गए होंगे। तो इनका कहना यह है कि अगर व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, जैसे कि अब सोचिए एक बार कि अगर व्यक्ति किसी को ये देखता है कि ऐसी चीज़ों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो जब व्यक्ति या बच्चे को दिखाया जाता है तो बच्चे के अंदर भी वही भावनाएं उत्पन्न होंगी कि बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए, हमें भी हमारे घर में भी जो खिलौने हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, प्रेम भावना रखनी चाहिए। फिर इन्होंने इसी दूसरी फिल्म के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि अगर बच्चे को दिखाया जाता है कि कैसे बच्चे क्या कर सकते हैं, खिलौनों के साथ भी कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, या किसी के साथ भी, देखिए जैसे खिलौने हैं, या किसी व्यक्ति के साथ, किसी मित्र के साथ, या किसी बच्चे के साथ भी उनका उसी तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं होगा। तीसरे स्क्रिप्ट में इन्होंने बताने का ये प्रयास किया कि अगर आप इस तरह की चीज़ें बच्चे को हमेशा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का व्यवहार उसी तरह से हो जाएगा। देखिए जैसे कि बात करते हैं आतंकवादियों की, बात करते हैं जो टेररिस्ट बनते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि वे जन्म से ही टेररिस्ट होते हैं, बल्कि क्या होता है उनको उस तरह की स्क्रिप्ट दिखाई जाती है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके माता पिता, आपके दादा, आपके पूर्वजों, आपके देश के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा किया गया है। तब व्यक्ति के मन में ऐसी क्या होती हैं चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि गलत भावनाएं आ जाती हैं, तभी उनके अंदर मानवीय जो चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। मानव के प्रति जो उनका प्रेम होता है वो खत्म हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मानव को घृणा से देखने लगते हैं। वही बातें इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया कि अगर व्यक्ति जिस तरह की चीज़ों को देखता है, आप याद करिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इन्होंने कहा था कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखता है, और मानवीय व्यवहार दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखता है। बिल्कुल एक तरीके से सही बात है, जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। तो वही बातें इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया, या बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि जैसे बच्चों को आप दिखाएंगे वैसे बच्चा करने का प्रयास करेंगे।
प्रयोग करने के बाद पता चलता है कि बच्चे भी अपने डॉल के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि उन्होंने फिल्म में देखा था, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्होंने फिल्म में देखा था। कई बार क्या होता है, व्यक्ति खुद को ही नहीं पता, कई बार क्या होता है, बताया जाता है कि कई बार व्यक्तियों को खुद ही पता नहीं होता है कि कैसा व्यवहार करना है। बिल्कुल ये बात सत्य है, कई बार हमें खुद नहीं पता चल पाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे दूसरों का निरीक्षण करते हैं, दूसरों को देखते हैं और अपने व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। जब व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवहारों का अनुकरण करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, जब व्यक्ति क्या करता है, दूसरों का निरीक्षण करता है और अपने व्यवहारों का अनुकरण करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया आप मॉडलिंग हमें बता दीजिए, तो अब आपको पता चल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब आप गलत करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बता दिया करें। आइए अब समझ लेते हैं कि अनुकरण के 4 चरण इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो अनुकरण के 4 चरण होते हैं। जैसे कि इन्होंने पहली बात कहा कि एक तो होता है अवधान होता है। अवधान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, निरीक्षण करता है। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल क्या करता है, आकर्षक बनने का प्रयास करता है या लोकप्रिय या रोचक या सफल होना का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल होता है, मॉडल आकर्षक और लोकप्रिय या सफल होना चाहिए, कह सकते हैं, चीज़ें करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, धारणा की बात करते हैं। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान यानी कि एक मॉडल के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। देखिए, एक जो परसेप्शन, याद करिए कि हमने आपको बताया था, स्कीमा की एक कहानी बताया था कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा में हमने आपको बताया था कि एक बच्चा था और उसने अपने पिता से पूछा कि एक किस प्रकार का पक्षी है, तो उसने, एक कौवा था, उस कौवे को उन्होंने बता दिया। तो बच्चे ने क्या कर लिया कि एक धारणा बना लिया, एक परसेप्शन बना लिया उसने कि इस तरह के जो जिसके पंख होंगे, 2 पैर होंगे और इस तरह से अगर दिखेंगी चीज़ें तो उसे उसे क्या कहा जाएगा, कौवा कहा जाएगा। फिर क्या होता है कि जब दूसरा पक्षी देखता है बच्चा कि कबूतर को देखता है तो कबूतर को भी वो कौवा ही कहता है। तो बिल्कुल इसी तरह की बातें इन्होंने भी हमें समझाने का प्रयास किया। जिस तरह के व्यवहारों को हम देखते हैं अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप देखिए कि कभी हमें नहीं पता था, अगर थोड़ा से मैं अनौपचारिक होता हूँ तो जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हैं तो क्या होता है कि एक जो हीरो होता है या हीरोइन होता है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं कि कैसे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैसे डांस वगैरह करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में सेट कर लेते हैं और बिल्कुल हूबहू करने का प्रयास करते हैं। उसको वास्तविक चीज़ों में हम क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसी कई बार चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारे अंदर क्या है, हम जैसे चीज़ों को देखते हैं वैसे चीज़ों का अनुकरण करते हैं और परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं, तीसरी बात कही गई है, पुनः प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखते हैं और उसको धारण करते हैं, या धारण करने के बाद फिर से उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते हैं। आप याद करिए, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, जैसा देखते हैं वैसा फिर करने का प्रयास करते हैं, ये है पुनः प्रस्तुतिकरण। जैसे हमने आपको मूवी वाली कहानी बताया, अगर बच्चों के भी संदर्भ में देखा जाए तो आप याद करिए, कभी बच्चे ने सचिन को देखा हो, सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देखा हो, तो बच्चा उसी तरह का बैट घुमाने का प्रयास करता है, उसी तरह से बैट उठाने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल ये है, वही बातें पुनः प्रस्तुतिकरण हो जाता है। अब बात करते हैं कि पुनर्बलन के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है हम उस काम को दोबारा करते हैं, और जब क्या होता है कि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई अभिनय करते हैं या कोई एक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर हमें एक तरीके से कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच देखने को मिलती है या लोगों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, तो हम उस काम को दोबारा करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह बच्चों के संदर्भ में देखा जाए तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि वे शक्तिमान बनने का प्रयास करते हैं। तो एक बार अगर उड़ता है, उड़ने का प्रयास करता है थोड़ी दूर से, तो फिर क्या होता है, उसकी मम्मी या उसके घर वाले क्या करते हैं कि उसे बोल देते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा शक्तिमान बन सकते हो। तो जो बेटा होता है, उनका जो बेटा होता है या जो लड़का होता है, उस काम को दोबारा करने का प्रयास करता है। और उसी समय अगर कोई डांट देता है कि तुम ये क्या कह सकते हैं, क्या ये बेहुदा हरकत कर रहे हो, ये क्या बिना वजह के काम कर रहे हो, तो बच्चा उसी समय क्या कर देता है, उस चीज़ को त्याग देता है। यानी कि उसके लिए क्या होता है, नकारात्मक
सकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है और उस तरह के व्यवहार को दोबारा नहीं करता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि अल्बर्ट भंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए। एक तो अवधान की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं धारणा की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं और चौथी बात करते हैं पुनर्बलन की बात करते हैं। दोस्तों आइए समझ लेते हैं। इसके स्वनियंत्रण के 3 भाग होते हैं। एक होता है स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण का मतलब हो जाता है कि स्वयं की जांच करना, स्वयं के बारे में कहीं ना कहीं जानना हो जाता है। विवेकपूर्ण निर्णय का मतलब हो जाता है कि जब हम अपने खुद के दिमाग से, या बच्चों के संदर्भ में देखा जाए तो बच्चे जब अपने क्या होता है कि स्वयं के सॉरी दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ खाए पिए रहो तो वो चीज़ें क्या करती हैं, बैक करने का प्रयास करती हैं ना। तो इसको फिर से एक बार हम समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि स्वनियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं। एक स्वनिरीक्षण होता है। स्वनिरीक्षण की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, स्वयं का निरीक्षण, स्वयं के जानने का प्रयास करता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात करते हैं विवेकपूर्ण निर्णय की बात करते हैं, जहां जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, निर्णय लेना प्रारंभ करता है। स्वानुक्रिया की बात करते हैं। स्वयं के अनुक्रिया मतलब हो जाता है दोस्तों रिस्पॉन्स को कहा जाता है प्रयास। जब हम क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। ये है स्वनियंत्रण के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात कर लेते हैं स्वनिर्देशन के बारे में। स्वनिर्देशन की बात करते हैं तो अधिगमकर्ता क्या करता है, स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहारों को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो जो अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता का मतलब ये हो जाता है जो सीखने वाला होता है, निर्देशन द्वारा क्या करता है, अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग करता है या करने का प्रयास करता है, यही स्वनिर्देशन। जैसे कहा जाता है सेल्फ डायरेक्शन या सेल्फ डायरेक्ट करना, तो यही होता है। जैसे कहा नहीं जाता कि हम स्वयं से अपने आप को या अपने काम को करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या हो गया, सेल्फ डायरेक्शन हो गया। दूसरी बात करते हैं स्व पुनर्बलन की बात करते हैं। तो स्व पुनर्बलन भी वही बातें हो जाती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित करता है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हम ही लोग हैं, हम पढ़ाते हैं, तो जब क्या होता है कि सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं तो फिर से हमारे अंदर एक अच्छा प्रोत्साहन, मतलब हमारे अंदर फिर से एक क्षमताएं, मतलब एक तरह फिर से मोटिवेशन आता है और हम फिर से करने का प्रयास करते हैं। जब वही चीज़ें बार बार नकारात्मक चीज़ें हमारे लिए आने लगती हैं, मतलब कि व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं करते लोग, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या होता है कि ऐसी बातें आती हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना होता है कि हमें अपने व्यवहारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना होता है या फिर अपने व्यवहारों को निर्देशित करना होता है। तो जिस तरह से क्या होता है कि जैसा हम करते हैं और जैसा हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है दोस्तों, सकारात्मक नकारात्मक, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। आइए समझ लेते हैं जल्दी से कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। मतलब इनके जो सिद्धांत हैं वो इसका शिक्षा में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। ये कहते हैं कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही बात है, एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए सबसे मायने रखता है, क्योंकि उसी का अनुकरण बहुत सारे छात्र करते हैं। जब आप टीचर बन जाएं तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार को ही देखकर क्या करते हैं बच्चे, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके ऐसा कोई रूप ना दिखे जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा आपसे दुष्प्रभावित हो जाएं और वैसा करने का प्रयास करें। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को अपनी क्षमताएं और अपने आदर्श को बनाए रखना चाहिए। स्वनियंत्रण विधि अपनाएं, मतलब कि टीचर को चाहिए कि एक तरीके से वो क्या करे, स्वनियंत्रण मतलब हर चीज़ को कंट्रोल। जैसे कभी खाने पीने का सामान आ जाए तो जल्दबाजी नहीं कर देना चाहिए कि लाओ पहले मैं ही खा लेता हूँ। तो जब आप स्वयं कंट्रोल होंगे तो बच्चे भी देखकर स्वयं कंट्रोल होंगे कि नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक क्या करता है, विश्वास धारण करने वाले संदेश को देकर अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकता है। मतलब एक टीचर क्या कर सकता है कि बच्चों में विश्वास की धारणा विकसित कर सकता है, संदेश अच्छा दे सकता है और अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखा सकता है। कि जैसे देखिए यहीं से बच्चा पढ़कर आज IAS IPS और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना हुआ है व्यक्ति, अगर आप भी पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल उसके प्रभावशीलता में आप विकास कर सकते हैं। स्वप्रभावशीलता मतलब स्वयं के प्रभावशीलता बच्चों के विकास आप कर सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है अल्बर्ट बंडूरा साहब के सिद्धांत के बारे में।
यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी क्लास अच्छी लगी हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार अप्रिशिएट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।